नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। प्रदेश की खबरें विस्तार से देखते हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी ने चुनाव प्रभारियों और सह प्रभारियों के साथ सीएम हाउस में करीब 3 घंटे तक बैठक की। इस बैठक में सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संघ संगठन महामंत्री सुहास भगत शामिल हुए। बैठक में वीडी शर्मा ने विधानसभावार वहां के उपचुनाव प्रभारी, जिला अध्यक्ष, जिला पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बीजेपी ने उपचुनाव पता करने के लिए इस बार माइक्रो बूथ मैनेजमेंट का प्लान तैयार किया है। बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को पूरे दम से उपचुनाव में जुटने के लिए कहा गया है। खास तौर पर उन बूथ को बीजेपी ने सेलेक्ट किया जहां पर उसे सबसे कम वोट मिले या फिर बीते चुनाव में हार मिली। ऐसी जगहों पर टीम बनाई गई है जो वोटिंग लिस्ट के आधार पर बूथ को मजबूत करने में जुट गए हैं। बैठक में सीएम शिवराज ने प्रभारियों और सह प्रभारियों को चुनाव को गंभीरता से लेने को कहा है। इधर कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा का कहना है कि इन उपचुनाव में जनता के गुस्से का परमाणु बम बीजेपी पर फूटेगा। 4 सीटों पर कांग्रेस की जीत का दावा भी किया। काय की चुनौती है पूरे मध्य प्रदेश और देश में भी भारतीय जनता पार्टी कोई चुनौती, पर कोई भी चीज गंभीरता से हम लेंगे। मतलब इसको हम सोचते भी नहीं, कोई भी चुनौती को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। ये निर्णय उनका करेंगे। हम लोग तो एक हमारी पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता जो जिम्मेदारी मिल रही है उस पर काम कर। चुनाव, भाजपा पूरे साल चुनाव की तैयारी में रहती है। भाजपा के लिए चुनाव कोई बहुत विशेष कारण नहीं है। भाजपा हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष नेतृत्व में संगठन पूरे साल काम करता है। वो पूरे साल काम करता है तो वो कभी भी चुनाव कराए या न कराए, चुनाव के अलावा भी संगठन के काम बराबर ही चलते हैं। जहरीली शराब से लोगों की जान जाने का मामला है। जब देखो लोगों के सुसाइड का मामला है। बेरोजगारी 35 लाख लोग इस समय मदद बेरोजगार हैं। ये कितना ही माइक्रो मैनेजमेंट कर ले जनता और कांग्रेस के बाद परमाणु तक पूरा मैनेजमेंट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के 10 अस्पतालों में नवस्थापित ऑक्सीजन संयंत्रों का वर्चुअल लोकार्पण किया। तकरीबन 6.5 करोड़ की लागत वाले इन 10 ऑक्सीजन प्लांट की उत्पादन क्षमता 5500 लीटर प्रति मिनट की है। लोकार्पित हुए ये प्लांट सीहोर जिले के आष्टा, रेहटी और विदिशा जिले में सिरोंज, खरगोन जिले के खरगोन और बड़वा में, सागर जिले में खुरई के अलावा कटनी, टीकमगढ़ और नरसिंहपुर में स्थापित किए गए। प्रदेश में बीते साल मार्च में किसी भी सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट नहीं था। प्रदेश में 190 ऑक्सीजन संयंत्र लगाए जा रहे हैं। इनमें से अभी तक 68 प्लांट स्थापित हुए हैं। 65 प्लांट पर काम शुरू है। सितंबर महीने तक बाकी के सभी प्लांट्स पर काम पूरा करने और इन्हें क्रियाशील करने की बात की गई। 68 प्लांट हमारे स्थापित हो गए। 65 में ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू हो गया और हमारा संकल्प 30 सितंबर तक बाकी सभी ऑक्सीजन प्लांट भी 190 क्रियाशील कर दिए जाएंगे। 10 अस्पतालों के ऑक्सीजन प्लांट जो बनकर तैयार हो गए थे उनको मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज उनका लोकार्पण किया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सोनिया गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दलों की बैठक पर तंज कसा है। सीएम ने यह कहा कि कांग्रेस का ना अस्तित्व है ना विचारधारा है। कांग्रेस ऐसी नाव बन गई है जो खुद को तो डुबाएगी भी, जो बैठेगा वो भी डूबेगा। उन्होंने कहा कि हम डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। सीएम शिवराज ने कहा कि आजकल मैडम को विपक्षी एकता याद आई है, जब कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं। कांग्रेस अपना अध्यक्ष तो बना नहीं पा रही। कांग्रेस के पास क्या है? परिवार के मोह में अंधी कांग्रेस दिशा भ्रष्ट हो गई है। सीएम शिवराज ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं तो ये संकल्प भी ले लें कि ट्विटर पर नहीं, जनता के बीच रहकर राजनीति करेंगे। सीएम शिवराज के बयान का पलटवार करते हुए कमलनाथ ने कहा, कांग्रेस का अस्तित्व तो तब से है जब शिवराज जी और भाजपा नेताओं का जन्म भी नहीं हुआ था। कमलनाथ ने ट्वीट के जरिए कहा, कांग्रेस की विचारधारा ने ही सभी को आज तक जोड़े रखा है। कांग्रेस की विचारधारा जोड़ने की है, भाजपा की विचारधारा बांटने की है। आजकल मैडम को विपक्षी एकता याद आ रही है, जब कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, ना अस्तित्व है, ना विचार है, ना धारा है। पर कांग्रेस तो ऐसी नाव हो गई है कि खुद तो डूबेगी, जो उसमें बैठेगा वो भी डूबेगा। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे।
मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा की काफी चर्चाएं हैं। कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए ये दावा किया कि सिंधिया की रैली में गुंडे मौजूद रहे और पुलिस को गुंडे नजर आए नहीं। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा में ये आरोप लग रहा है कि कई ऐसे लोग शामिल हो गए जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इंदौर में आयोजित इस जन आशीर्वाद यात्रा में परदेसीपुरा इलाके का गैंगस्टर युवराज उस्ताद भी खुलेआम घूम रहा था। युवराज उस्ताद पर साल 2003 में महेंद्र उपाध्याय की हत्या का मामला दर्ज है। जमीन की धोखाधड़ी का आरोपी प्रतीक संघवी भी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलने पहुंचा था। और इस विषय पर हमारे साथ में दोनों पक्षों के नेता जुड़ रहे हैं। अजय सिंह यादव जी कांग्रेस पार्टी से और गोविंद मालू जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए। मालू साहब, जो सिंधिया जी की यात्रा निकली शहर में, उसको लेकर कह रहे हैं कि गुंडे बदमाश खुलेआम इसमें शामिल हुए हैं। मुझे तो कांग्रेस की जो मानसिकता है विक्षिप्त, उस पर बड़ा तरस आता है। अरे सिंधिया जी चले गए तो भाई आप क्या बहुत सारे नेता आप इतने क्यों व्यग्र हो रहे हैं, इतने क्यों उस पर तंज कस रहे हैं, कभी मरसिया पढ़ रहे हैं, कहीं दिन भर लेकर उनको सपने में भी उनको सिंधिया जी आते हैं। अरे अगर ऐसा ही कुछ था तो पहले संभाल के रखना था। इनको उनका जाने का जो गम और शोक और जो दुख है और जो कुंठा व्यक्त करते हुए उन्होंने जो लगातार बात की है, मैं समझता हूं कि इससे कांग्रेस की मानसिक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है और उनको कितनी पीड़ा है उनके जाने की, उस बात का आकलन किया जा सकता है। दिन भर उन पर ही फोकस करते हैं, सिंधिया जी ने ये किया, सिंधिया जी ने वो किया, वहां गुंडे। कांग्रेस में तो कांग्रेस की रैलियों में जितना अफरा तफरी, जितनी गुंडागिर्दी, जितनी जेब कतरी ये सब होती है, हम कभी तंज नहीं कसते उस पे। हम तो हमेशा, हमें क्या करना, कोई रैली निकाले, कोई आए जाए। लेकिन मालू साहब, जो नाम कुछ बताए जा रहे हैं आपत्तिजनक, चूंकि आप इंदौर से और इंदौर की धरती से लंबा पूरी तरह से जुड़ाव रखते हैं, क्या आपको लगा इस यात्रा में कुछ ऐसे लोग थे जिन पर आपराधिक और गंभीर अपराध दर्ज हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसे लोग नहीं थे। चलिए, गोविंद जी का जवाब आपने सुना। अजय जी, क्या कांग्रेस पार्टी पचा नहीं पा रही कि सिंधिया जी चले गए और वहां उनका इतना वैभव हो गया? देखिए पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समाज में ऐसा संदेश नहीं देना चाहिए जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद हो। इंदौर के जाने माने अपराधी जिनके ऊपर हत्या के भी मामले दर्ज हैं, युवराज उस्ताद सिंधिया जी के जन आशीर्वाद यात्रा के रथ पर बुलाए जाते हैं और रथ पर सिंधिया जी को तलवार भेंट करते हैं, जबकि गोविंद मालू जी जैसे कार्यकर्ताओं को धक्के मार के भगाया जाता है। वो तस्वीरें भी हमने देखी हैं। तो ये समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के सिंधिया जी के जन आशीर्वाद यात्रा में किस तरह से अपराधियों का मान मनोबल बढ़ाया गया। और ऐसे कार्यक्रम में जहाँ पुलिस भी है, बड़े बड़े अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो इन अपराधियों की संरक्षण में हाथ बांधे हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे में प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे। यही कारण है पुनीत जी कि मध्य प्रदेश में सभी तरह के माफिया तंत्र क्यों हावी हो गया है, क्योंकि तमाम तरह के माफियाओं के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के मालू साहब, क्या ये बात सही है? उन्होंने नाम लेकर फिर कहा है जा रही है जन आशीर्वाद यात्रा, जनता के बीच में जा रही है। जनता में कई सारे लोग हैं। मालू जी रथ के ऊपर बुलाया गया उन्हें और उन्होंने तलवार भेंट करी। आप इस तरह की अनर्गल बात नहीं कर सकते हैं कि आम कार्यकर्ता उस रथ के ऊपर कर सकता था। आप चढ़े उस रथ पर। बताइए मुझे एक तस्वीर, आप तो मध्य प्रदेश के इतने वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के, आप उस रथ के ऊपर जा पाए सिंधिया जी के, जिसके ऊपर युवराज उस्ताद जाते भी हैं और सिंधिया जी को तलवार भेंट करते हैं? आप बताइए, आप जैसे कार्यकर्ताओं को मिला वो स्थान? तो इस तरह की लीपापोती मत करिए मालू जी, अपराधियों का संरक्षण मत करिए, किसी के नहीं होते हैं। आपका क्या रिश्ता है आपकी पार्टी का इन अपराधियों के साथ, वो दिखाई दे रहा है। कर्मी ने रोका टोकी की, उस समय वो थोड़ा सा उनसे हॉट टॉक हुई, बाकी ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो सिंधिया जी के रथ का सवाल है, सिंधिया जी इंदौर में कई सारे जगह पर यात्रा निकल रही है। इंदौर में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में वहाँ के कार्यकर्ता, तो वो आपके कार्यकर्ता हैं, यही आप स्वीकार कर लीजिए कि ऐसे अपराधी आपके कार्यकर्ता हैं।
इसीलिए आपने उनको सम्मान के साथ बुलाया और वही आप लोगों के चुनाव में मदद करते हैं, आपके कार्यक्रम करवाते हैं। यही अपराधियों के बल पे आपकी सरकार चल रही है, आपकी पार्टी चल रही है। जी, जवाब भी देने दें अजय जी, जवाब सुनने दें, थोड़ा जनता को भी सुनने दें, क्या बोल रहे हैं आपके सवाल के उत्तर में। आप तो बिल्कुल पिल पड़ रहे हैं, जवाब तो सुनिए। इतना अगर था तो पहले संभाल के रखना था, क्यों बोला था सड़क पे उतर जाओ? अब सड़क पे उतार दिया कांग्रेस, तो मैं क्या कर सकता हूँ? हमने तो नहीं कहा था। देखिए, कोई अपराधी हिस्ट्री शीटर नहीं था और आरोप तो कई लोगों पर लगते हैं, कुछ होता है, लेकिन कोई नहीं था, कोई नहीं था। जनता में अब सड़क पे घूम रहे हैं तो कोई होगा। पार्टी का कोई कार्यकर्ता अपराधी नहीं था। सड़क पे घूमने जनता के बीच में आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, उसमें हजारों लोग हैं। हिस्ट्री शीटर होगा, कोई हत्यारा होगा तो उसका कुछ उनकी जवाबदारी थोड़ी है, वो पार्टी का कार्यकर्ता भी नहीं है। सुनिए, आप जिसका नाम लेकर बोल रहे हैं, न वो पार्टी का पदाधिकारी है, न वो पार्टी का 1 रुपए का कार्यकर्ता है, न कुछ नहीं है। अरे कैसे पहुंच गया? जनता के बीच में आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। जनता में कोई स्क्रीनिंग लगी कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है? सिंधिया जी आपके यहाँ जब मुख्यमंत्री थे, जब मुख्यमंत्री थे, तब वो जो हथियार कांड के आरोपी उनका स्वागत कर रहे थे। ये तो सार्वजनिक जीवन में कई लोग होते हैं। अपराधियों का साथ छोड़िए, प्रदेश में माफिया चलिए, एक बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टियां उठा रही है बालू साहब की, कोई एक अपराधी, गंभीर अपराधी अगर इस तरह भेंट देने के लिए चढ़ता है रथ के ऊपर तो सवाल उठ रहे हैं। दूसरी तरफ बालू साहब ये कह रहे हैं कि ये खींच है पार्टी से उनके निकल जाने की, लेकिन जनता सुन रही है दोनों पक्षों को बड़े गौर से। बहुत धन्यवाद अपने अपने पक्ष रखने के लिए। और इन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा जारी है। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक लगातार यात्रा कर रहे हैं। शनिवार को आशीर्वाद यात्रा रायसेन पहुंची, कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। यात्रा विदिशा पहुंची, वहां भी कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखा। इसके बाद खटीक सागर पहुंचे, अपनी जन्मभूमि को दंडवत नमन किया। यहां भी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। राजधानी भोपाल की सड़कों की खस्ता स्थिति पर मुख्यमंत्री की नाराजगी और फटकार के बाद कृषि मंत्री का बयान आया। उन्होंने कहा कि ये सख्त रवैया जरूर होना चाहिए। कमल पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री को धन्यवाद, सरकार सुशासन चाहती है, गुणवत्तायुक्त काम चाहती है, लेकिन सिस्टम में गड़बड़ी है, भ्रष्टाचार कैंसर की तरह फैला है, ठीक करने का संकल्प है। सीएम की फटकार का असर होगा और जहां जहां गड़बड़ी होगी उसे ठीक करेंगे। कमल पटेल ने कांग्रेस नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है, सिस्टम में गड़बड़ी कांग्रेस की बदौलत है, लोगों की नस नस में भ्रष्टाचार कांग्रेस ने भरा है, बीजेपी व्यवस्था को ठीक करने का काम कर रही है, लेकिन समस्या बड़ी है और इसके लिए इच्छा शक्ति और संकल्प के साथ प्रहार करने होंगे। 20 लाख टन आप जानते हो सिस्टम गड़बड़ है। इस सिस्टम को ठीक करने का मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया है और उन्होंने फटकार भी लगाई है। उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और जहां जहां भी गड़बड़ियां उनको ठीक करने का हमारी सरकार संकल्पबद्ध है और हम ठीक करेंगे। और ये हम सब के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है और संतोष की बात है कि स्वयं मुख्यमंत्री इन सब बातों का संज्ञान लेते हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय दिया है, निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द जिन सड़कों में गड्ढे हैं उनका संधारण हो, क्योंकि नगर निगम और पीडब्ल्यूडी इसकी हैं सड़कें ज़्यादा, और जो खराब हैं जिनमें गड्ढे हैं वही सड़कें हैं जिनके बारे में मुख्यमंत्री जी कहते थे कि न्यूयॉर्क और वाशिंगटन से बेहतर सड़कें हैं। तो क्या हुआ, कौन सी टेक्नोलॉजी यहाँ पे उपयोग में आ रही है कि गड्ढे हर साल हो जाते हैं। मध्य प्रदेश की महत्वाकांक्षी अटल प्रोग्रेस वे परियोजना को भारतमाला फेज 1 में शामिल करने के बाद चंबल संभाग के भिंड, मुरैना, श्योपुर जिलों से होते हुए एक नया एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश में 404 किलोमीटर लंबा होगा, जो झांसी से कोटा को जोड़ते हुए आगे बढ़ेगा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अटल प्रोग्रेस वे के भारतमाला फेज 1 में शामिल किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से बातचीत की हमारे सहयोगी नासिर ने।
चंबल एक्सप्रेस वे को लेकर कवायद शुरू हो गई, नोटिफिकेशन जारी हो गया। सबसे अहम भूमिका जो निभाई है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। सर, किस तरह से देखते हैं इस प्रोजेक्ट को, कितना दूरगामी है ये प्रोजेक्ट? चंबल एक्सप्रेस वे चंबल क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस परियोजना से चंबल संभाग एक और उत्तर प्रदेश से जुड़ेगा, दूसरी तरफ राजस्थान से जुड़ेगा और इस एक्सप्रेस वे बनने के बाद निश्चित रूप से औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेंगी। इनका फायदा सारे क्षेत्र को मिलेगा और रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश है, राजस्थान जुड़ रहा है, कितना बड़ा व्यवसाय है? नहीं, स्वाभाविक रूप से जब दो राज्य जुड़ेंगे तो उसका फायदा चंबल के लोगों को भी मिलेगा। इस पर 5,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च आएगा। इसकी लंबाई 404 किलोमीटर की है और जब सड़क बनती है और पानी की उपलब्धता होती है तो निश्चित रूप से विकास स्वाभाविक रूप से वहाँ होता है। आप कहते हैं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं और जैसा कि कहना है कि एक चंबल के इतिहास में अटल एक्सप्रेस पे एक अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है और जो जल्द ही मूर्त रूप लेने के लिए आगे बढ़ेगी। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। मुहर्रम के जुलूस के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी के विरोध में उज्जैन में भी प्रदर्शन हुआ। हिंदू दबंग सेना, संत अवधेशपुरी समेत अन्य कार्यकर्ताओं ने टावर चौराहे पर पाकिस्तान का पुतला फूंका। संरक्षक संत अवधेशपुरी ने सरकार से मांग की कि जो लोग इस नारेबाजी में शामिल थे उनके खिलाफ रासुका लगाई जाए, उनके मकान तोड़े जाएं, उनकी भारत देश की नागरिकता ही समाप्त की जाए। ये हमने पाकिस्तान का पुतला जलाया है और जो लोग पाकिस्तान को जिंदाबाद कह रहे हैं हम उनको चुनौती देते हैं कि वो आए हमारे सामने, हम पाकिस्तान का पुतला जला रहे हैं। उज्जैन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए और इसके जरिए सभी आरोपियों की पहचान की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 20 लोगों को पहचाना जिनसे पूछताछ हुई। पुलिस का कहना है कि वीडियो के आधार पर लोगों की पहचान हो चुकी। अब तक 10 गिरफ्तार हो गए। 3 आरोपियों को 23 अगस्त तक पुलिस रिमांड पर भेजा है। मामले में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि खूब तालीम दो, खूब नमाज कराओ, पर देशभक्ति भी सिखाओ। कहा कि ये देश बाबा साहब के बनाए संविधान से चलेगा। जो इस भारत विरोधी नारे को लगाता पाया जाएगा उसे कुचल दिया जाएगा। बीस के आसपास कुछ प्लस माइनस जो वीडियो कुछ लोगों की और पहचान की जा रही है। इतने लोग आइडेंटिफाई हुए और कई लोग जो आरोपी हैं उनकी धरपकड़ के लिए स्पेशल टीम्स बनाई गई है जो उज्जैन और उज्जैन के आसपास जिलों में लगातार धरपकड़ की जा रही है। एक बात कान खोलकर सबको समझ लेना चाहिए कि ये हिंदुस्तान है। यहाँ पर आप जो कुछ भी है बाबा साहब के संविधान के अनुसार ही काम करेंगे। भारत की धरती पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाएंगे तो कुचले जाओगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की दूसरी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री श्रद्धांजलि देने गौर के निवास पहुंचे, जहां उन्होंने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण किया। सीएम ने बाबूलाल गौर की बहू और बीजेपी विधायक कृष्णा गौर से मुलाकात की। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, विश्वास सारंग समेत तमाम बीजेपी नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान बाबूलाल गौर से जुड़ी यादों को बीजेपी नेताओं से साझा किया। कहा कि बाबूलाल गौर को उनके अनुशासन, क्षेत्र और खास तौर पर भोपाल के सौंदर्यीकरण के प्रति लगाव को लेकर याद किया जाएगा। शाहजहांपुर जिले में देर रात से हुई अच्छी बारिश से सभी नदी नाले उफान पर हैं। जिले की प्रमुख नदियां चीलर, काली सिंध, नेवज, लखुंदर उफान पर है और इससे इन नदियों पर बने पुल पुलिया के ऊपर तेजी से पानी का बहाव है। कई गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा हुआ है। बावजूद इसके लोग जान जोखिम में डालकर इन रपटों को पार करते हैं। शाहजहांपुर से 3 किलोमीटर दूर चीलर नदी पर बने जाई हेड़ा रोड के ऊपर बनी पुलिया से कुछ डराने वाली तस्वीरें दिखी हैं। लोग जान जोखिम में डालकर बहते पानी में पैदल, बाइक और अन्य वाहनों को
लेकर के पुलिया पार करते दिख रहे हैं। चिलर डैम में 17 फीट से ऊपर पानी आ चुका है। बीती रात से अब तक करीब 1.45 इंच बारिश दर्ज की गई। और सागर में आज एक हादसा हुआ, लेकिन ये और गंभीर हो सकता था। 100 साल से पुराना एक जर्जर मकान तेज बारिश की वजह से अचानक से ढह गया। गनीमत ये थी कि इस मकान की स्थिति को देखते हुए पहले ही खाली करा लिया था, जिससे इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। जानकारी के मुताबिक शहर के गांधी चौक वार्ड निवासी राजू सराफ और उनके भाइयों का ये वर्षों पुराना मकान था। जर्जर होने के कारण कुछ दिन पहले खाली कराया था। शुक्रवार को तेज बारिश के दौरान मकान की मिट्टी धसकने लगी। रास्ता बंद करके आसपास के लोगों को सचेत कर दिया और तभी देखते देखते जर्जर मकान का एक हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।